हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था गुप्तकाल की प्रशासनिक ढांचा पर मूल रूप से आधारित थी। फिर भी दोनों व्यवस्थाओं में कुछ बातों में असमानता भी थी। हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त शासकों की व्यवस्था से भी ज़्यादा विकेंद्रित थी। वस्तः हर्ष के काल तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सामंतवादी तत्व ज़्यादा प्रबल हो चुके थे। दूसरी ओर एक सशक्त केंद्रीय सत्ता का अभाव था जो विघटनकारी तत्वों को काबू में रख सकता था। इसलिए मौर्य काल की केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था एक बीते हुए दिनों का आदर्श बनकर रह गई थी। इस तरह हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के निर्धारण में तत्कालीन परिस्थितियों का गहरा दबाव था। इसी दबाव के तहत हर्ष ने गुप्त काल के समय में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में यथासंभव संशोधन किया। इसके अलावा हर्ष के अपने व्यक्तित्व में भी ढांचे के पुनर्निर्माण में गहरा असर छोड़ा। हर्ष एक उदार, दूरदर्शी, कूटनीतिज्ञ, क्षमताओं से निपुण शासक था। साथ ही वह धर्मपरायण भी था। उसकी राजव्यवस्था एक नैतिक आदर्श व प्रशासनिक मान्यताओं पर आधारित थी। उसके कुछ अपने राजनीतिक सामाजिक लक्ष्य थे। अंततः उसने कुछ ऐसे प्रशासनिक पदों का भी सृजन किया जिससे उनके साम्राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताएं पूरी होती थी। परंपरा के अनुकूल राजा सर्वोच्च एवं अंतिम सत्ता था। बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, आज्ञापत्र या घोषणा पत्र निकालना, विदेश नीति का संचालन करना, सैन्य संगठन एवं संचालन तथा न्याय व्यवस्था न्याय संबंधी अंतिम कार्य करने का अधिकार राजा को था। चूंकि हर्ष अशोक की तरह धार्मिक आदर्शों और भावनाओं से प्रेरित था, अंततः वह भी राज्य कार्य एवं प्रजा के हित में लगा रहता था। हर्ष ने अपने नाटक नागानंद में राजपद के आदर्श प्रस्तुत किया है। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसका राजा के निर्वाचन में भी हाथ होता था। स्वयं हर्ष का चुनाव मंत्रिपरिषद ने किया था। परिषद विदेश नीति भी निर्धारित करती थी। मंत्रिपरिषद में पुरोहित, प्रधानमंत्री, संधि विग्राहक, अक्षपटलाधिकृत, सेनापति आदि विशेष महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सैनिक विभागों के अध्यक्ष, महाबलाधिकृत, राजस्थानी, ऊपरी महाराजा, मीमांसक, दूत आदि पदाधिकारी केंद्रीय शासन में सहायता देते थे। मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त एक केंद्रीय सचिवालय भी होता था जो प्रांतीय सचिवालयों के साथ कार्य व्यवहार का आदान प्रदान करता था। हेनसांग के अनुसार सचिवालय की कार्यवाहियों को लिखित रूप में अक्षुण्ण रखा जाता था। मंत्रियों के अतिरिक्त सामंतों का भी राज दरबार में वर्चस्व होता था। हर्ष के अभिलेखों में भी सामंतों को प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में वर्णित किया गया था, परंतु अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि राजा के लिए परामर्शदात्री कार्य मंत्रियों के द्वारा ही पूरा किया जाता था। सामंतों का मुख्य कार्य विजय अभियानों के समय राजा का हाथ मजबूत करना होता था। हर्ष के प्रशासनिक व्यवस्था की एक विशेषता यह थी कि इस काल में एक ही अधिकारी को विभिन्न पद सौंप दिए जाते थे। साथ ही गुप्त काल की ही तरह एक युग में भी कुछ सिविल अधिकारियों से आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्य पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती थी। हर्ष ने दूरस्थ प्रांतों के राज्यपाल, प्रांतीय शासक अथवा ऊपरी महाराज, सामंत और महासामंतों की नियुक्ति की। हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य राष्ट्र या देश कहलाता था। राष्ट्र का विभाजन भुक्तियों में हुआ था जिसका प्रशासन ऊपरी महाराज चलाते थे। ऊपरी महाराज राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे। साधारणतः राजकीय परिवार से संबंधित होते थे। ऊपरी महाराज के सहायक गोप्ता, भोगपति, राजस्थानी राष्ट्रीय आदि होते थे। ये सभी राजा द्वारा नियुक्त होते थे। भुक्तियों का विभाजन विषयों में था। विषय पाठकों में विभाजित थे। पाठकों का विभाजन ग्रामों में था। विषय अथवा उसके नीचे के अधिकारियों की नियुक्ति प्रांतीय प्रशासन द्वारा की जाती होती थी। गुप्तकालीन अधिकारी पद हर्षकाल में भी प्रचलित थे। केवल कुछ के नाम परिवर्तित हो गए थे। ग्राम प्रशासन का प्रधान मुखिया होता था जिसे ग्राम
ग्राम छपटलिक भी कहा जाता था। ग्राम शासन में गैर सरकारी लोगों को काफ़ी हाथ था। अपने साम्राज्य विस्तार की योजना कार्यान्वित करने और साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान करने के लिए हर्ष ने सैनिक शक्ति बढ़ाई। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार हर्ष की गज सेना 60,000 और अश्व सेना 1,00,000 थी। सेना का विभाजन मुख्य पदाति अश्व और गज सेना में था। इसके अलग अलग अध्यक्ष भी थे। सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महासंधि विग्रहाधिकृत और प्रमुख सैन्य संचालक बलाधिकृत था। हर्ष के पास काफ़ी बड़ी स्थायी सेना होती थी जिसे अस्थायी सेना द्वारा समय समय पर सहायता दी जाती थी। हर्ष ने शक्ति संतुलन के लिए मैत्री संधि तथा वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया। हेनसांग का यह कथन कि अपराधी और विद्रोही संख्या में बहुत कम थे, उनके यात्रा विवरण में गलत सिद्ध होता है। यह स्वयं 2 बार लूटा गया और किसी प्रकार जान बचाने में सफल हुआ। इससे संकेत मिलता है कि हर्ष के काल में भी अपराधी तत्व मौजूद थे। वैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में दंड विधान काफ़ी कठोर था। विभिन्न अपराधों के लिए अंगभंग, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, देश निकाला और अपराध परीक्षण की प्रथा थी। आंतरिक सुरक्षा एवं शांति के लिए हर्ष ने पुलिस विभाग का प्रबंध किया। हर्षकाल में गुप्तचरों की भी व्यवस्था थी। वे छिपकर अपराधों का पता लगाते तथा न्याय और शासन में मदद देते थे। राज्य की सर्वाधिक आमदनी भूमि से होती थी। भूमि की उपज का 1/6 हिस्सा सरकार को मिलता था। सारी भूमि का पर्यवेक्षण और माप होता था। खेतों की सीमा निर्धारित की जाती थी। भूमि संबंधी कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। सरकार आवश्यकता अनुसार सिंचाई का भी प्रबंध करती थी। सरकारी भूमि की आय के 4 भाग होते थे। पहला आर्थिक एवं सरकारी कार्यों पर खर्च के लिए, दूसरा सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च के लिए, तीसरा विद्वानों के पुरस्कार एवं वृत्ति के लिए, चौथा दान पुण्य के लिए। इस प्रकार लोक हितकारी कार्यों में ही अधिक पैसा खर्च होता था। आय के अन्य साधन न्यायालय शुल्क, दंड शुल्क, अर्थदंड, आयात कर आदि थे। हर्ष के शासन में मंत्रियों और अधिकारियों को भू अनुदान के रूप में ही वेतन मिलता था, न कि नगद में। जैसा कि ऊपर स्पष्ट है, राज्य की भूमि से प्राप्त आय का 1/4 सार्वजनिक अधिकारियों के लिए और 1/4 आर्थिक और सरकारी कार्यों के लिए निश्चित था। हर्ष के शासन में एक विशिष्ट बात देखने को मिलती है, वह है अभिलेख विभाग की स्थापना। अच्छे बुरे सभी कार्य सरकारी कार्यालय के इतिहास में लिखे जाते थे। अच्छी बुरी सभी घटनाएं सरकारी कागजों में दर्ज होती थी। इस प्रकार एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया जो समयानुकूल था। अपने साम्राज्य में विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर उसने केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त प्रशासन कार्य से मुक्त किया। साथ ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी तुष्ट करने की कोशिश की। फिर भी यह एक आदर्श व्यवस्था नहीं मानी जा सकती थी। उसने अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भू राजस्व के रूप में वेतन देने की प्रथा चालू की। साथ ही उसने बड़े पैमाने पर धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को भू अनुदान दिए। परिणामतः उसने एक परिसंघात्मक प्रशासनिक व्यवस्था कायम की, परंतु इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था का स्वरूप सामंतवादी था। इस व्यवस्था का एक नकारात्मक पहलू यह था कि एक बार भूमि अनुदानों एवं भू राजस्व से जुड़ने के बाद विभिन्न अधिकारीगण उनसे चिपक गए और इस अस्थायी व्यवस्था को स्थायी बना दिया। यह व्यवस्था एक सक्षम शासक के अंतर्गत तो सफल सिद्ध हो सकती थी, परंतु एक कमजोर शासक के अंतर्गत इस ढांचे का चरमरा कर टूट जाना असंभावी था। हर्षवर्धन सांस्कृतिक योगदान। हर्षवर्धन ने जिस प्रकार गुप्तकाल में 1200 ईस्वी तक के विभिन्न प्रकार के दान शासकों के तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है।
टिप्पणी कीजिए। 6ठी सदी से 12वीं सदी के काल में उत्तर भारत की आर्थिक और सामाजिक दशा की जानकारी के लिए साहित्यिक साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस काल में सिक्कों की भी अपेक्षाकृत कमी दिखती है। ऐसी स्थिति में अध्ययन स्रोत के रूप में ताम्रपत्रों का महत्व बढ़ गया है। 397 ईस्वी के इंदौर ताम्रपत्र में यह सूचना मिलती है कि एक क्षेत्रीय शासक राजा स्वामीदास को यह अधिकार दिया गया था कि वह अनुदान से प्राप्त भूमि का एक भाग दूसरे को भी अनुदान दे सकता था। इसमें उपसामंतीकरण का प्रारंभिक उदाहरण माना जा सकता है, जो आगे चलकर यह आम बात हो गई। इस कारण से किसानों का शोषण बढ़ गया। इस प्रकार पहले जहां दानपत्र को केवल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था, किंतु जैसा कि हमें 5वीं सदी से एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि अब दान ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार भी सुपुर्द किए जाने लगे थे। इस कारण से मध्यस्थों की स्थिति मजबूत हो गई तथा किसानों का शोषण बढ़ गया। आगे 7वीं सदी में कांगड़ा के शासक समुद्रसेन के एक ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसने किसी ब्राह्मण को भूमि अनुदान दिया तथा इस अनुदान में यह निश्चित कर दिया कि किसान भूमि को खाली करके नहीं जा सकते। इसका अर्थ है कि किसानों को भूमि से बांध दिया गया। अंततः इसे कृषि दासता का ही एक रूप माना जा सकता है। यद्यपि यह यूरोप की पद्धति से स्वरूप में भिन्न है। 6ठी सदी के पश्चात भूमि अनुदान केवल धार्मिक अनुदानों तक सीमित नहीं रहा, अपितु प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिए जाने लगे। हर्षवर्धन के काल में यह आम बात हो गई थी। आगे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट शासकों ने भी अपने अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए। फिर कुछ अधिकारियों की शक्ति और उनका महत्व बढ़ गया, किंतु उन्हें सामंती उपाधियां दी जाने लगी। दूसरी तरफ कुछ सामंतों के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए उन्हें प्रशासनिक पद दिए गए। इस प्रकार नौकरशाही का सामंतीकरण हुआ। आगे 10वीं सदी के पश्चात सैनिक अनुदान एक आम बात हो गई। दान ग्रहीता से अपेक्षा की जाने लगी कि वह राज्य को सैनिक सेवा भी प्रदान करे। कुछ राजपूत राजवंशों ने गांवों को 84 गांवों तथा इनके गुणों में विभाजित कर अपने रक्त संबंध के लोगों को दान देने की पहल की तथा उन सरदारों से यह अपेक्षा की गई कि बदले में वे राज्य को सैनिक सेवा प्रदान करें। इस प्रकार राजनीतिक सामंतवाद का उत्कर्ष हुआ। इसके अतिरिक्त इस काल तक राजा एवं जनसामान्य के बीच मध्यस्थों की एक श्रृंखला कायम हो गई। उदाहरण के लिए 12वीं सदी के एक ग्रंथ मनसार में राजाओं की 9 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे ऊपर चक्रवर्ती है। फिर स्तर के अनुसार विभिन्न साक्ष्यों, विभिन्न मध्यस्थ एवं बिचौलिए मौजूद थे। इन सबों का स्तर के अनुसार राजस्व के अंश पर दावा था। जाहिर है कि राजस्व का दबाव करदाता को झेलना पड़ा होगा। हर्षवर्धन सांस्कृतिक योगदान। हर्षवर्धन ने जिस प्रकार राजनीतिक स्तर पर एक सजग शासक की भूमिका निभाई, उसी प्रकार सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी प्रयास किए। उसके शासनकाल में उसने शिक्षा, साहित्य, कला, धार्मिक सहिष्णुता के उत्थान में अनेकों प्रयास किए। सोनीपत के तांबे की मोहरों तथा मधुबन शिलालेख से ज्ञात होता है कि हर्ष के पूर्वज सूर्योपासक थे। हर्ष भी अपने जीवन काल के आरंभिक काल में शैव धर्म को मानता था। बांसखेड़ा ताम्रपत्र एवं तथा नालंदा एवं सोनीपत से प्राप्त मोहरों से उसे महेश्वर कहा गया। आगे हेनसांग के प्रभाव में उसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया तथा जीवन के अंत तक वह इस धर्म का अनुयायी बन गया, परंतु उसके इस व्यक्तिगत धर्म का राजकीय धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस समय उसका राजकीय धर्म था सर्वधर्म संभाव। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने सभी धर्मों तथा पंथों को समान संरक्षण दिया।
हर्षवर्धन की रुचि शिक्षा एवं साहित्य के विकास में भी रही। अपने राज्य में उसने अनेक शिक्षा केंद्रों के विकास में आर्थिक सहयोग दिया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए लगभग 100 गांव अनुदान दिए। तो हर्षवर्धन के दरबार में क्लासिकल संस्कृत का विकास हुआ। वह स्वयं भी एक विद्वान था। उसे ही रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे ग्रंथों की रचना का श्रेय दिया जाता है। यह विद्वान कई एक महान संरक्षक